नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग। मैं बरजी से आपका अपना परिवार एग्जामपुर में स्वागत करता हूं। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो साथियों हो जाइए तैयार, स्टार्ट करते हैं आपका मनपसंद इकोनॉमिक्स का शानदार टेस्ट सीरीज। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। एक बार सारे लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। और जी हाँ, एक चीज याद रखेंगे, बहुत जल्द अब फिर से लाइव क्लास आपके समक्ष लेकर के आ रहा हूँ। और दोस्तों एक बार वीडियो को लाइव शेयर जरूर कर दीजिए। आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से किसी पूंजी निर्माण से संबंधित नहीं किया जाता है। बचत सृजन, बचत संग्रह, कर संग्रह, उत्पादन क्षेत्र में बचत के निवेश निम्नलिखित में से किसी पूंजी निर्माण में सम्मिलित नहीं किया जाता है। जल्दी बताइए। ऑप्शन एक बचत सृजन, बी है बचत संग्रह, कर संग्रह, उत्पादन क्षेत्र में बचत के निवेश। पूंजी निर्माण में सम्मिलित नहीं किया जाता है, कर संग्रह को नहीं किया जाता है। कर संग्रह को छोड़ करके बचत सृजन, बचत संग्रहण, उत्पादन क्षेत्र में बचत के निवेश ये सब किया जाता है, लेकिन कर संग्रह नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। जिस ऋण प्रतिभूति की परिपक्वता अवधि 1 वर्ष से अधिक हो उसे किस नाम से जाना जाता है। जिस ऋण प्रतिभूति की परिपक्वता अवधि 1 वर्ष से अधिक हो उसे किस नाम से जाना जाता है। बॉन्ड, हुडी, ऋण प्रतिभूति, शेयर। दोस्तों यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, आपको सही जवाब देना है। क्या उत्तर होगा भाई, लॉक लगाया जाए। चलो भाई, अब चलो लॉक लगाया जाए। इसका क्या सही जवाब होगा, 2 का सही जवाब देना है आपको। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा बॉन्ड हो जाएगा। बॉन्ड, देखो बॉन्ड और हुंडी में अंतर क्या है आप लोग याद रखिएगा। जिस ऋण प्रतिभूति की परिपक्वता अवधि 1 वर्ष या उससे अधिक हो, जिनकी परिपक्वता अवधि 1 वर्ष या उससे अधिक हो उसे बॉन्ड कहा जाता है। और जिस ऋण प्रतिभूतियों की परिपक्वता अवधि 1 वर्ष से कम हो उसे हुंडी कहा जाता है। तो यह क्या कह रहा है, 1 वर्ष से अधिक है तो ये बॉन्ड कहलाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपको जवाब देना है। भारत में राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना किस समिति की संतुष्टि पर किया गया था। भारत में राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना किस समिति की सन ओके संतुष्टि होना चाहिए, यहाँ पर संतुष्टि पर किया गया था। फिरवानी समिति, नरसिम्हन समिति, जयती घोष समिति, नरमण समिति। भारत में राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना की समिति की संतुष्टि पर किया गया। फिरवानी समिति, नरसिम्हन समिति, जयंती घोष समिति, नरमण समिति। क्या उत्तर होगा भाई, जल्दी से आप लोग बताने का प्रयास करें। राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना किसके अनुशंसा पर की गई, फिरवानी समिति की अनुशंसा पर यह, ठीक है, राष्ट्रीय शेयर बाजार समिति की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी। 1991, 1891, 1875, 2005। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी, जल्दी बताइए। चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज जो कि एशिया के सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, इसकी स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों सबसे प्राचीन है, इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। और दोस्तों अभी जो है याद रखिएगा, इसका नाम चेंज कब होता है, 130 वर्ष बाद अर्थात 2005 में इसका नाम पब्लिक लिमिटेड कंपनी रखा गया। ओके, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ये रूपांतरित हो गया। हालांकि अभी भी इसे बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है, सबसे पुराना है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है। पंजीकृत कंपनियों की संख्या की दृष्टि से विश्व का नंबर 1 स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है। मतलब कह सकते हैं विश्व का नंबर 1 स्टॉक एक्सचेंज के रूप में किसे जाना जाता है, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज को, या नस्डेक्स को, या लंदन स्टॉक एक्सचेंज को, या टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज को। तो नंबर 1 आप जान रहे हैं, अभी बताए एशिया का सबसे बड़ा तो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज अर्थात BS, ठीक है, BSE बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना कब हुई थी आपको पता है ना, 1875 में। सबसे प्राचीन, ठीक है, सबसे प्राचीन यह स्टॉक एक्सचेंज है। 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सेंसेक्स की रचना किस वर्ष की गई थी, जल्दी आप लोग बताएं। सेंसेक्स की रचना कब की गई थी, इसकी स्थापना कब की गई थी। 1981, 1996, 1986, 1991 में कब किया गया था। सेंसेक्स
संवेदी सूचकांक की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1886 में, सॉरी 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। सेंसेक्स की स्थापना 1986 में की गई थी। इसका क्या काम है? शेयर बाजार के उतार चढ़ाव के बारे में अध्ययन करना, बताना सेंसेक्स का कार्य है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंसेक्स संवेदी सूचकांक की रचना किस वर्ष की गई? तो दोस्तों आप लोग सही जवाब दे चुके हैं, इसका उत्तर 1986 होगा, अर्थात 3 उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आपको जवाब देना है। भाई जल्दी से आप लोग बताने का प्रयास करें क्या सही जवाब होगा, जल्दी से। तो इसका उत्तर भाई आपके स्क्रीन पर, अंकित मूल्य की तुलना में शेयर बाजार की मूल्य अधिक को क्या कहते हैं? प्रीमियम शेयर एट पार बट्टा सूचकांक। अंकित मूल्य की तुलना में शेयर बाजार के मूल्य अधिक को क्या कहते हैं? जल्दी से आप लोग जवाब देने का प्रयास करें। तो अंकित मूल्य की तुलना में शेयर बाजार के मूल्य अधिक को प्रीमियम कहा जाता है। तो आपका उत्तर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जवाब देना है। भारत में शेयर बाजार के कारोबार को नियंत्रित और विनियमित करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? भारत में शेयर बाजार, आपको बताना भाई, होम इज द वर्क डन टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द बिजनेस ऑफ द स्टॉक मार्केट इन इंडिया। तो नियंत्रण कौन करता है भाई? सेबी, एडा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? जल्दी आप लोग बताओ, भारत में बाजार के कारोबार को नियंत्रण और विनियमित करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो उत्तर आपका 1 हो जाएगा, सेबी के द्वारा। अच्छा, सेबी के बारे में कोई बता सकते हो? सेबी की स्थापना कब की गई थी? जल्दी आप लोग बताओ। ओके चलो है नेक्स्ट क्वेश्चन, ईडा के बारे में आप लोग जानते हैं, ईडा का क्या है? तो भाई ईडा आपका रिलेटेड आपका इंश्योरेंस सेक्टर से है। ओके चलो, आरबीआई के बारे में आप लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आपको जवाब देना है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी की स्थापना कब हुई थी? जल्दी बताइए, सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1988, 1991, 1992 या 1999? जल्दी बताइए भाई। व्हेन वाज द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ओके, अर्थात सेबी स्टेब्लिश कब किया गया था? जल्दी बताइए। तो दोस्तों संसद के द्वारा 1988 में इनकी स्थापना की गई थी। पार्लियामेंट के द्वारा 1988 में इनकी स्थापना की गई थी, लेकिन संवैधानिक दर्जा इनको कब मिला था? 1992 में। तो इसीलिए आपका उत्तर क्या होगा? 1988 होगा। संवैधानिक दर्जा पूछा जाए तब होगा आपका 1992। अगर ऑप्शन में 88 नहीं रहता तो आप 1992 पर क्लिक कर सकते हो। ठीक है भाई, चलो अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसका नियंत्रण भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा नहीं होता है? शेयर बाजार, पूंजी स्कीम, एनबीएफसी, शेयर बाजार एवं पूंजी स्कीम दोनों? क्या उत्तर होगा? निम्नलिखित में से किसका नियंत्रण भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा नहीं होता है? जल्दी आप लोग बताने का प्रयास करें, स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। ओके जल्दी जल्दी आप लोग बताओ भाई, निम्नलिखित में से किसका नियंत्रण भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा नहीं होता है? आपकी स्क्रीन पर प्रश्न है भाई, आप जल्दी से सही जवाब देने का प्रयास करें। क्या उत्तर होगा? जल्दी से आप लोग बताओ भाई, क्या उत्तर होगा? आपकी स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है। निम्नलिखित में से नियंत्रण भारतीय प्रतिभूति, आपको बताना है निम्नलिखित में से किसका नियंत्रण भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा नहीं होता है? तो दोस्तों आपका पूंजी स्कीम की बात करते हैं। ओके, पूंजी स्कीम ये भी होगा, शेयर बाजार भी होगा, शेयर बाजार एवं पूंजी स्कीम। लेकिन आपका एनबीएफसी की बात करते हैं, ये सेबी द्वारा नहीं होता है। ठीक है भाई, तो नोट कर लीजिए, एनबीएफसी जो है सेबी के अधीन नहीं होता है। दोस्तों यह क्यों लाया गया है? ओके तो दोस्तों जैसे कि बढ़ा चढ़ा करके अगर मान लिया जाए, कोई भी अगर निवेशकों को अगर कहता है कि मैं आपको इससे ज़्यादा आपको बेनिफिट दूंगा, तो इसी को रोकथाम के लिए एनबीएफसी की स्थापना की गई थी। चलो भाई, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आपको जवाब देना है भाई। जल्दी से आप लोग बताने का प्रयास करें, किस निवेशकों द्वारा स्वयं को विभिन्न प्रकार के जोखिम में उत्पन्न होने से सुरक्षित करना क्या कहलाता है? जल्दी से आप लोग जवाब देने का प्रयास करें। स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है। किसी निवेशकों द्वारा स्वयं को विभिन्न प्रकार के जोखिम में उत्पन्न हानि से सुरक्षित करना क्या कहलाता है? हेजिंग,
आर्बिट्रेज, एनबीएफसी, एक या दो, दोनों? क्या उत्तर होगा भाई? तो इसका उत्तर हो जाएगा हेजिंग हो जाएगा। निवेशकों द्वारा स्वयं को विभिन्न प्रकार से जोखिमों में उत्पन्न होने से सुरक्षित करना क्या कहलाता है? हेजिंग कहलाता है। आपका एक उत्तर आपका हेजिंग सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जवाब देना है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1991, 1992 के रबी के मौसम से, 1999, 2000 के रबी के मौसम से, 1998, 99 के रबी के मौसम से, 1947, 1998 के रबी खरीफ के मौसम से? क्या प्रश्न होगा? लॉक लगाया जाए भाई। तो इसका सही जवाब आप लोग जल्दी से बताने का प्रयास कर। राष्ट्रीय कृषि बीमा के बारे में आपको बताना है। क्या सही जवाब होगा भाई? लॉक लगाया जाए, जल्दी से आप लोग बताइए। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के बारे में क्या सही जवाब होगा? इनकी शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 1999 से 2000 में रबी के मौसम से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। दोस्तों रबी के मौसम, रबी और खरीफ के बारे में आप लोग जानते होंगे। रबी में आपका जैसे कि ठंडे के समय में, जैसे अभी इस समय में जो अक्टूबर नवंबर से जो फसल बोया जाता है उनको रबी के तहत जाना जाता है। जैसे आपका गेहूं हो गया, सरसों हो गया, मटर हो गया, ये सब रबी फसल है। ठीक है। खरीफ के तहत जो गर्मी दिनों में बोए जाने वाले फसल होता है, जैसे धान हो गया, ठीक है, और इसके अलावा भी हम लोग देखते हैं मक्का हो गया, मोटी अनाज हो गया, ये खरीफ का उदाहरण है। तो 1999-2000 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत की गई थी रबी के मौसम से। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर बीमा विनिमय एवं विकास प्राधिकरण ओके इसके बारे में बताना। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इरडा का गठन किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई? मल्होत्रा समिति, नरसिम्हन समिति, जयंती घोष समिति, नरीमन समिति? बीमा विनिमय एवं विकास प्राधिकरण के बारे में बताना है। इरडा का गठन किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? जल्दी बताएं। इरडा के बारे में आपको बताया, ये इंश्योरेंस से रिलेटेड काज करती है। इंश्योरेंस जितने भी कंपनीज है उनको कंट्रोल करने का यह काज करती है। जबकि सेबी के बारे में आप लोग जानते हैं, सेबी का काम क्या है? तो जो भी आपका जैसे स्टॉक एक्सचेंज है उनको कंट्रोल करता है, लेकिन आपका इरडा इंश्योरेंस सेक्टर को ये देखरेख करती है। तो इनकी स्थापना किन समिति की सिफारिश पर की गई? तो दोस्तों 2000 में इरडा की स्थापना की गई थी। इरडा की स्थापना की गई थी और यह जो है मल्होत्रा समिति की अनुशंसा पर 2000 में इरडा अर्थात बीमा विनिमय एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर भारतीय कर प्रणाली निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? भारतीय कर प्रणाली निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? प्रतिगामी कर प्रणाली, अनुपातिक, प्रगामी एवं प्रतिगामी कर प्रणाली दोनों? क्या होगा बताएं। भारतीय कर प्रणाली निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? प्रगामी, प्रतिगामी कर प्रणाली, अनुपातिक, प्रगामी एवं प्रतिगामी कर प्रणाली? क्या उत्तर होगा? जल्दी आप लोग बताने का प्रयास करें। स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको बताना है। तो दोस्तों भारतीय कर प्रणाली निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? जल्दी बताएं। ओके, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा, प्रगामी आधारित भारतीय कर प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारत में अधिभार लगाया जाता है। भारत में अधिभार लगाया जाता है केवल प्रत्यक्ष कर के रूप में, केवल अप्रत्यक्ष कर के रूप में, दोनों पर, करों से अलग? क्या होगा आप लोग बताएं। भारत में अधिभार कर लगाया जाता है, क्या प्रश्न उत्तर होगा? आप लोग जल्दी से बताने का प्रयास करें। ओके, जल्दी बताओ भाई। ओके, तो दोस्तों केवल आपका डायरेक्ट रूप से, केवल प्रत्यक्ष रूप से जो है भारत में अधिभार कर को लगाया जाता है। कैसे? केवल डायरेक्ट रूप से अधिभार टैक्स को लगाया जाता, ना कि अप्रत्यक्ष रूप से इसमें डायरेक्ट रूप से जो है अधिभार लगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था में किसी समय विशेष में वस्तुओं एवं सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि हो जाने की स्थिति को क्या कहा जाता है? अवस्फीति, मुद्रास्फीति, अतिस्फीति, गुलेटिन? जल्दी बताएं। किसी अर्थव्यवस्था में किसी समय विशेष वस्तुओं एवं सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि हो जाने की स्थिति को क्या कहा जाता है? अवस्फीति, मुद्रास्फीति, अतिस्फीति,
कुल्लेटिन। जल्दी बताएं भाई। ओके, लॉक लगाया जाए, क्या सही जवाब होगा? जल्दी से बताएं। तो मुद्रास्फीति किसी अर्थव्यवस्था में किसी समय विशेष वस्तुओं एवं सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में जब वृद्धि हो जाती है, इस स्थिति को मुद्रास्फीति के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के बीच संबंध को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा वक्र मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के बीच संबंध को दर्शाता है? गिनी सूचकांक, एंजल वक्र, फिलिप्स वक्र, मेयर सूचकांक। क्या उत्तर होगा? जल्दी आप लोग बताने का प्रयास करें। निम्नलिखित में से कौन सा वक्र मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के बीच संबंध को दर्शाता है? जल्दी से आप लोग बताने का प्रयास करें। आपके स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है भाई, जल्दी जल्दी आप लोग बताने का प्रयास करें। तो दोस्तों, फिलिप्स वक्र जो होता है यह मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के बीच जो संबंध है उसको दर्शाता है। फिलिप्स वक्र के द्वारा मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच में जो संबंध है, रिलेशन है, इनको यह इंडिकेट करता है। ठीक है भाई, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस पर मुद्रास्फीति का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है? ऋणी पर, ऋणदाता पर, निर्यात पर, रोजगार पर। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज पॉजिटिव इफेक्ट ऑन इन्फ्लेशन? ऋणी, ऋणदाता, निर्यात या रोजगार। तो दोस्तों, मुद्रास्फीति का सकारात्मक प्रभाव किस पर पड़ता है? आप लोग जल्दी से बताने का प्रयास करें। तो दोस्तों, ऋणदाता पर सबसे ज्यादा, ठीक है, लेंडर पर, ऋणदाता पर इनका प्रभाव देखने को मिलता है, इनको विशेष बेनिफिट होता है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको जवाब देना है। विदेशी निवेशक को अपने निवेश से कंपनी के 10% या अधिक शेयर की भागीदारी को कहते हैं। क्या कहा जाता है? विदेशी निवेश मतलब कह सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टर इज आस्क्ड टू शेयर 10% और मोर देन शेयर ऑफ कंपनी विद हिज इन्वेस्टमेंट। क्या कहा जाता है? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, पूंजीगत निवेश या एक दो दोनों। तो दोस्तों, 10% या इससे अधिक जो शेयर भागीदारी होता है विदेशी निवेशकों का, उसको हम लोग क्या कहते हैं? FDI कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अर्थात उनको विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, 10% या उससे अधिक जो विदेशी के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट होता है उनको विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, 10% से कम हो तो उसको नहीं कहा जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की विदेशी मुद्रा कोष बास्केट का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की विदेशी मुद्रा कोष बास्केट का हिस्सा नहीं है? डॉलर, रुपये, येन या रूमिनवी। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की विदेशी मुद्रा कोष बास्केट का हिस्सा नहीं है? जल्दी आप लोग बताने का प्रयास करें। स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब रुपये हो जाएगा। मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की विदेशी मुद्रा कोष का बास्केट का हिस्सा नहीं है, तो रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारत में किस प्रकार के विनिमय दर व्यवस्था लागू है? प्रबंधित विनिमय दर व्यवस्था, फ्लोटेड विनिमय दर व्यवस्था, निर्धारित विनिमय या आपका एक दो दोनों। क्या होगा भाई? जल्दी से आप लोग बताने का प्रयास करें और कमेंट बॉक्स में लिख करके इसका जवाब आप लोग जरूर देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक फिर दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर।